सॉल्व। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ और इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अरविंदो घोष को। अरविंदो घोष नेशनलिज्म के आइडियाज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आकर, क्योंकि अरविंदो घोष से जो नेशनलिज्म है उसमें स्वराज तो हमने देखा डेवलप कर दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, बट नेशनलिज्म में किसी ने ये बोला कि ये जो नेशन है इसका स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है। लोग स्वराज तो मांग रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था कि जो स्वराज वर्ड है इसका सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन था। और इसमें एक इंटरप्रिटेशन और जुड़ जाता है, वो है अरविंदो घोष का। तो इनका जो हो जाता है वो स्पिरिचुअल मीन्स से होता है कि जो ये हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है ये एक लैंड नहीं है, ये एक इनकारनेशन ऑफ गॉडेस इन्होंने बना दिया, जिससे कि बाद में भारत माता का जिस पे पोर्ट्रेट बना। ये सारी चीज़ें अरविंदो घोष ने ले आई, जिसने सबको इतना ज़्यादा प्रेरित कर दिया, लोगों को इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दिया कि लोग अपने नेशनहुड के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और ये भी एक आइडियलिस्ट स्ट्रीम थिंकर थे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक के लेक्चर में कि 1907 में कांग्रेस में एक स्प्लिट हो जाता है और उस टाइम पर मॉडरेट्स अलग हो जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाते हैं। तो ये जो मॉडरेट्स थे उनको गोखले लीड कर रहे थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको तिलक लीड कर रहे थे। तो ये जो अरविंदो घोष थे ये उस टाइम पर तिलक के साथ हुआ करते थे, क्योंकि इनका भी मानना था कि अगर हम हाथ जोड़कर इन ब्रिटिशर्स से प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारा स्वराज दे दो या फिर हमारा नेशन जो है वो आप छोड़ के चले जाओ, तो वो कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ इस टाइप के थॉट्स हुआ करते हैं अरविंदो घोष को। इनको हम लेक्चर में देखेंगे तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इसको और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो और देखते हैं सबसे पहले कुछ अरविंदो घोष की जो इनिशियल लाइफ थी वो कैसी थी। तो अरविंदो घोष जो थे वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, वेल्दी फैमिली से। और इनका बर्थ होता है 15 अगस्त 1872 को कैलकाटा में इनका बर्थ होता है। लेकिन इनके जो फादर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सर्जन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो पढ़ाई हुई होती है वो अब्रॉड हुई रहती है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की भी पढ़ाई सारी अब्रॉड हो। तो जो ये अरबिंदो घोष होते हैं अलॉन्ग विद हिज 3 ब्रदर्स वो चले जाते हैं इंग्लैंड में। उन पढ़ाई करते हैं, 7 ईयर्स की एज में वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पर 14 ईयर्स तक रहते हैं, 14 ईयर की एज तक रहते हैं। और उसके बाद वहाँ पर कैम्ब्रिज में पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, लैटिन सीखते हैं, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, कई सारे लैंग्वेजेस सीख लेते हैं। और आईसीएस का एग्जामिनेशन भी ये क्लियर कर लेते हैं। बट क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अगर मान लीजिए ये आईसीएस की जॉब करेंगे तो इन क्या हो जाएंगे, ये सर्वेंट हो जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, किसी और नेशन के गवर्नमेंट की ये सर्वेंट हो जाएंगे। इसलिए ये इस जॉब को ज्वाइन नहीं करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद अरबिंदो चले आते हैं बड़ौदा। बड़ौदा यानी कि कलकत्ता में ही एक जगह है बड़ौदा, वहाँ पर ये आते हैं और यहाँ पर ये कॉलेज प्रोफेसर के तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। इंग्लिश के प्रोफेसर हो जाते हैं। इन 1893 में ये इंग्लैंड से रिटर्न होते हैं। उसके बाद बड़ौदा ये जो है ये गुजरात में है, नॉर्थ की बंगाल में। बड़ौदा गुजरात का एक कॉलेज होता है, वहाँ पर ये एज एन इंग्लिश प्रोफेसर वर्क करते हैं। और इंडिया आने के बाद इन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सीखी। इनको इवन इनकी मदर टंग बंगाली भी नहीं आती थी। इंडिया आने के बाद इन्होंने ये भी सीखी और गुजराती, मराठी एंड संस्कृत ये सब सीखा। और ये एक चीज़ और कि ये जब इंग्लैंड में थे उसी टाइम पर इन्होंने वेदांता और उपनिषद की स्टडी कर ली थी। देखिए इनके फादर चाहते थे कि ये पूरा वेस्टर्न तरीके से एजुकेट हो और वेस्टर्न जॉब ले, बट इनका मानना कुछ अलग था। ये अपने नेशन से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे, अपने लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, इसलिए इन अपने देश की चीज़ों पे ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस हुआ करता था। ये इनको बंगाली भी नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने वहाँ पर वेदांत एंड उपनिषद की स्टडीज़ कर ली थी। इसके बाद अरबिंदो घोष का एक पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है। पॉलिटिकल कैरियर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि जब बंगाल पार्टीशन हो जाता है इन 1905 में, हमें पता है बंगाल पार्टीशन हुआ था। उस टाइम से इनको बहुत ही अजीब फील होता है, बहुत बुरा फील होता है। और उसके बाद ये ब्रिटिश पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट शो करने लगते हैं कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये करना क्या चाहती है और लोगों के साथ क्या कर रही है, या फिर वो कैसे यहाँ पे रूल कर रही है, ये सब चीज़ें देखने लगती हैं। और
उसी टाइम पे जो जो कांग्रेस सेशन होता है इन बनारस में, 1905 का जो कांग्रेस सेशन होता है बनारस में, उसमें भी ये उसको भी ये अटेंड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है। उसके बाद ये कोलकाता मूव कर जाते हैं 1906 में। 1906 में ये कोलकाता मूव करने के बाद इनका कुछ सेडिशन चार्जेस भी लगते हैं इनके ऊपर, और इसी के बाद ये एक एक्टिव फ्रीडम फाइटर के तरीके से जाने जाते हैं और आईएनसी ज्वाइन कर लेते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में इन्होंने आईएनसी ज्वाइन करी हुई थी एंड ही स्टार्टेड इंग्लिश डेली। इन्होंने इंग्लिश और बंगाली में एक एक लाइक पत्रिकाएं टाइप का स्टार्ट करा था, लाइक वंदे मातरम यानी गांतर, ये दोनों इन्होंने स्टार्ट करा। और उसके बाद इनको हो जाती है जेल। 1908 में इनको हो जाती है जेल। वह जेल फॉर फॉर बम केस, एक केस हुआ था जिसमें इनको जेल हो जाती है। और उस टाइम पर जेल में रहते हुए भी इन्होंने खुद को हारने नहीं दिया। इन्होंने अपना स्पिरिचुअल बैकग्राउंड को मजबूत करना सीखा। इन्होंने क्या करा कि मतलब मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स इन्होंने गुजारे, या फिर जो लिटरेचर्स होते हैं रिलीजन से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, इन सब में अपने टाइम गुजारे वो जो राइजिंग में थे उस टाइम पर। योगा इन्होंने वहीं पर सीख लिया कि किस तरीके से योगा होता है, किस योगा करना चाहिए, क्या क्या मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे इन्होंने खुद को सीखी। फिर उसके बाद ये चले जाते हैं, जब यहाँ से ये राइजिंग से निकलते हैं उसके बाद इनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है पॉलिटिक्स में, और ये पैसिव सा पार्टिसिपेशन करते हैं और लोगों का स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू कर देते हैं, नेशनहुड का, नेशनलिज्म का। और पौंडीचेरी मूव कर जाते हैं। इट मीन्स जो पौंडीचेरी था उस टाइम पे वो ब्रिटिश टेरिटरी नहीं था, वो फ्रेंच टेरिटरी था। इस वजह से ये ब्रिटिश टेरिटरी से निकल कर कि फिर से मुझ पर सेडिशन चार्जेस ना लगे, या फिर ये जो गवर्नमेंट है ये मुझ पर कोई फिर से आरोप ना लगा दे, इस वजह से ये चले जाते हैं पौंडीचेरी, फ्रेंच टेरिटरी में मूव हो जाते हैं। और वहीं पर अपना पूरा लाइफ जो भी बची रहती है वो पूरी लाइफ वहीं पर ये गुजारते हैं। आश्रम इन्होंने वहाँ पर बना लिया होता है तो वहाँ पर ये गुजारते हैं। और इन्होंने ऑरोविल की इस स्थापना करी थी। ऑरोविल की स्थापना अरबिंदो घोष ने करी थी। फिर इनकी डेथ हो जाती है ऑन द 5th ऑफ दिसंबर 1950 को। 1950 में इनकी डेथ हो जाती है। इट मीन्स हमें जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद अरबिंदो की डेथ होती है। सो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं अरबिंदो को। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी और समाचार पत्र मैंने अभी पीछे आपको बताया, कुछ डेलीज निकाले थे उन्होंने, लाइक युगांतर एंड वंदे मातरम। बहुत सारी बुक्स लिखी हुई थी बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए। वो है एसेज ऑन गीता, क्योंकि इन्होंने वेदास उपनिषद ये सब पढ़ा हुआ था और रिलीजन, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फील करते थे। इन सब का इन्होंने अपना पूरा एक तरीके से सार लिखा हुआ है गीता पर, कि गीता किस तरीके से भगवान ने कही हुई है और आज के रेलेवेंस में कैसे इंसान उसे यूज कर सकता है। द आइडियल्स ऑफ कर्मयोगी एंड आइडियल्स एंड प्रोग्रेस, रेनेसेंस इन इंडिया, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, अ सिस्टम ऑफ नेचुरल एजुकेशन। बहुत ही अच्छे एजुकेशनलिस्ट थे अरबिंदो। इन्होंने भी, जैसे हमने देखा पीछे तिलक को कि वो एजुकेशन के मामले में उन्होंने बहुत सारा कुछ करा, वैसे ही इन्होंने भी बहुत मेहनत करी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। और एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज़ इनकी थी कि मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए, नॉट की जो वेस्टर्न लैंग्वेज उस टाइम में काले आ गया था उसने पूरा वेस्टर्न कर दिया था। इस वजह से इन लोग का कुछ मदर टंग से रिलेट करते हुए आइडियाज़ हुआ करते थे, वो हम आगे देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आइडियोलॉजीज ऑफ अरबिंदो घोष। सो जो आइडियोलॉजीज हुआ करती थी अरबिंदो घोष की, वो इंटीग्रल एजुकेशन से रिलेट करती हुई होती थी। मतलब जो हमारा स्पिरिट है, जो हमारा माइंड है और जो हमारा बॉडी है, वो सारे को हम इंटीग्रेट कर लें, और उसके बाद जब जो हमारा एजुकेशन होगा वो हमारे भविष्य को बहुत ही उज्जवल रखेगा, ऐसा मानना था इनका। एंड ये इनका मानना था कि जो टीचर है वो फैसिलिटेटर है एंड गाइड है फॉर द स्टूडेंट्स। वो उसको समझाना चाहिए कि जो स्टूडेंट है उनको किस रास्ते पर जाना। मान लीजिए किसी किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद है तो उसको, उस टीचर को चाहिए कि उस बच्चे को उस सब्जेक्ट के बारे में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करे और बेहतर से बेहतर गोल्स बताए कि तुमको ये चीज़ पसंद है। मान लीजिए किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और वो जो भी स्पोर्ट अच्छा खेलता है उसमें आगे जाने के रास्ते टीचर को बताना चाहिए, एक स्टूडेंट को, एक चाइल्ड को वो चीज़ें बतानी चाहिए। और ये जो हम इंडिया में जो भी हम एजुकेशन चाहते हैं वो कभी वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करके हमें नहीं आएंगी। वो सारी एजुकेशन जब तक हम अपने इंडियन सोल से और अपने कल्चर से उसको रिलेट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें हमें नहीं समझ में आएंगी। जो भी हमारा पास्ट है, जब तक हम उसके रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमको नहीं समझ में आएगा। और यही सब कुछ बातें थी जिनकी वजह से मिंटो ने लिखा अरबिंदो घोष के लिए कि ये जो
अरबिंदो इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन वी हैव टू रेकॉन विथ। मतलब ये जो अरबिंदो थे ये मोस्ट डेंजरस पर्सन थे जिनसे हमें कभी लड़ना पड़ा या फिर उलझना पड़ा। लॉर्ड मिंटो भी इनसे बहुत ही परेशान हो गया था इस टाइप के इनके विचारों की वजह से। और इन्हीं सब वजहों से ये अपनी जो ब्रिटिश कॉलोनी थी वो सब छोड़कर फ्रेंच कॉलोनी में भी आ गए थे। सो जो एम ऑफ एजुकेशन बताया इन्होंने वो कुछ इस तरीके से बताया कि सोल परफेक्शन। सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इंटीग्रल एजुकेशन जो है वो हमारे सोल को परफेक्ट करने के लिए होनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए हमारे सोल को, ताकि हम कुछ नोबल कॉज के लिए अपने कदम बढ़ा सकें। एंड नेक्स्ट बोलते हैं कि लर्न अबाउट योर सेल्फ। लाइक जो भी हमारा गोल है, पर्सनल गोल है या फिर इंटरेस्ट है, उसके लिए हमें अपने लिए पढ़ाई करनी चाहिए, लर्न करना चाहिए, इस एजुकेशन अपने लिए लेनी चाहिए। एंड फिर बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जैसे वो बोलते हैं ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। सेम वही चीज़, अगर कोई बच्चा फिजिकली मेंटेन नहीं होगा तो वो कभी मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट बोलते हैं मोरालिटी की। मोरालिटी, जब तक किसी के कैरेक्टर में, किसी का जो कैरेक्टर है वो मोरल नहीं होगा तब तक एजुकेशन देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मोरल एजुकेशन सबसे पहले देनी चाहिए हर किसी को। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, जो भी सेंसेस है ना उनका डेवलपमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी ये सेंसेस क्या इस टाइम पे यूज़ हो रहे हैं? सेंसेस लाइक समथिंग, जो हमारे सेंसेस है, हियरिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, इन सब वाले वो सेंसेस हमारे जो हैं उनका डेवलपमेंट करना चाहिए और अपने नर्व्स को ट्रेन करना चाहिए। लाइक जो हमारा चित्त, मन, ये है, इनको अभी इसके बाद फिर अरबिंदो बताते हैं ये जो चित्त है या फिर जो मन है ये क्या है। तो वो बताते हैं मन जो है वो थॉट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको हमारा मन प्रोड्यूस करता है। ये जो मन होता है वो प्रोड्यूस करता है हमारे थॉट्स को। फिर ये जो चित्त होता है, चित्त इज समथिंग लाइक मेमोरी। मेमोरी कुछ रिटेन्स एंड रिकॉल्स, कुछ हम जो चीज़ें रिकॉल करते हैं वो हमारे चित्त से आता है। एंड बुद्धि लाइक इंटेलेक्ट, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये सब इसी सेंसेस के डेवलपमेंट में होने चाहिए। सेंसेस लाइक जो भी हमारे 5 सेंस हैं और उसके बाद हमारे नर्व्स लाइक मन, चित्त एंड बुद्धि, ये सब का भी डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। फिर मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं श्री अरबिंदो। फिर मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं जो क्या इंक्लूड करता है, लाइक हमारा जो थिंकिंग है, जो मेमोरी है, जो रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इन सबको हमें समझना चाहिए। या फिर जो भी बच्चे को एजुकेशन दिया जा रहा है उनको ये सब आने चाहिए। और उस टाइम पर जबकि ब्रिटिशर्स इतना कुछ कर रहे थे, वेस्ट इतना हमारे खिलाफ हुआ करता था, उस टाइम पर भी अरबिंदो ग्लोबलाइजेशन की बातें करते हैं कि ग्लोबल लेवल पर एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पर सभी जो नेशंस है वहाँ के लोग जाकर अपनी बात रख सके एंड वहाँ पर बता सके व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर द वहाँ पर किसी एक कंट्री या फिर किसी एक नेशन की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे नेशन की डेवलपमेंट की बातें हो रही है कि सॉरी, वहाँ पर ह्यूमन के डेवलपमेंट की बातें हो रही है कि ह्यूमन बींग्स जो है उनके डेवलपमेंट के लिए या फिर जो हमारा अर्थ है इसके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या बेहतर से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है वो हम जाकर बताएं। एंड फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो करिकुलम इन्होंने बताए हुए हैं फॉर द एजुकेशन। एजुकेशन के कुछ करिकुलम बताए हुए हैं अरविंदो ने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं या फिर आप नेट प्रिपेयर कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पूछ लिए जाते हैं। सो इसलिए मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो करिकुलम की जब बात करते हैं अरबिंदो तो वो बताते हैं कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो पूरा का पूरा मदर टंग में होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जो लर्नर है उसका, तो हमें जो हमारा पूरा करिकुलम हो वो मदर टंग में रहना चाहिए। मदर टंग इज़ लाइक जो मातृभाषा होती है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं, एक हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसी टाइप से जो भी जगह है उसकी मातृभाषा में वहाँ की स्टडीज़ होनी चाहिए। फिर करिकुलम जो हो वो बच्चों को इनकरेज करे, मोटिवेट करे, और वो एक तरीके से हो कि जिस टाइप सा बच्चे का इंटरेस्ट है उस तरीके से होना चाहिए उसका करिकुलम, ताकि ये चीज़ें उसके जो मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल, फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें सहायता कर सकें। और ये चीज़ें बच्चे को इनकरेज करनी चाहिए, मोटिवेट करनी चाहिए टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। जो भी वर्ल्ड का नॉलेज है हमें वो मिलना चाहिए और हमारा गोल जो है उसके लिए हम कंस्ट्रक्ट हो सके, इस तरीके से हमारा एजुकेशन होना चाहिए। तो जब बातें करते हैं डिसिप्लिन की उसमें बताते हैं अरविंदो कि
हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट रखना चाहिए बच्चों के लिए, लर्नर्स के लिए, कि एक फ्री सा इन्वायरमेंट रखना चाहिए जहाँ पर सिर्फ हम उन्हें गाइड करें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, ना कि हमेशा हम उनको रोकते रहे कि ये मत करो वो मत करो। वो जो भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो भी नए एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से वो सीखना चाहते हैं, उनको करने देना चाहिए। गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है, इस तरीके से उसे देने चाहिए। इम्पोज इन्वायरमेंट कैन स्टॉप देयर ग्रोथ एंड नेचुरल डेवलपमेंट। अगर हम कोई इन्वायरमेंट उन पर इम्पोज कर रहे हैं तो ये उनका जो ग्रोथ है और नेचुरल डेवलपमेंट है, ये उन उन चीज़ों को रोकता है। तो इस वजह से उनको उनका फ्री इन्वायरमेंट दे देना चाहिए। एंड इंडिविजुअल शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड और इंट्रिंसिक मोटिवेटेड। और जो सभी इंडिविजुअल को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। लाइक इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या हो जाता है कि बार बार हम किसी और से मोटिवेट होते रहेंगे, वो कुछ टाइम तक वर्क करता है। बट अगर हम अंदर से अपने गोल के लिए मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हमें किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम कुछ बेहतर तरीके से अपने रास्ते पर चल पाते हैं। इस वजह से उन्होंने ये डिसिप्लिन की बातें करी हुई हैं। एंड नेक्स्ट कुछ वो टीचिंग के मेथड्स बताते हैं कि टीचिंग किस तरीके से होनी चाहिए। सो जब टीचिंग की बातें करते हैं अरविंदो, तो वो कहते हैं कि जो ये टीचिंग है, वहाँ पे लव एंड सिंपैथी फॉर द चाइल्ड, वहाँ पे लव एंड सिंपैथी के तरीके से होना चाहिए। ये टीचिंग जो है वो लव और सिंपैथी के तरीके से होनी चाहिए। एंड एजुकेशन थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, उनको खुद से कुछ गलतियाँ करने दो, कुछ अच्छा करने दो, इस तरीके से उनको होना चाहिए। और ये मेथड ऑफ टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनको उनके मदर टंग में पढ़ने दो। मदर टंग के अलावा कोई और स्टार्टिंग के जो भी स्टडीज़ होते हैं वो मदर टंग में होनी चाहिए। देखिए वो कुछ 3 स्टेजेस बताते हैं एजुकेशन के, जिसमें पहला बताते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें मदर टंग पढ़ाई जानी चाहिए, और सब लाइक छोटे मोटे जो भी लाइक ड्राइंग, आर्ट और स्पोर्ट्स, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। फिर एक सेकेंडरी एजुकेशन हो, इसमें भी मदर टंग हो। बट जो टर्सरी एजुकेशन हो, मतलब वोकेशनल लेवल की जो एजुकेशन हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप ये पढ़ाओ, आप उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाओ, नर्सिंग पढ़ाओ, मेडिकल पढ़ाओ, जो भी चाहते हो वो पढ़ाओ। बट ये 2 लेवल पे उनको मदर टंग की ज़रूरत होती है लर्नर को, इस वजह से इन सब में पढ़ाना चाहिए। फिर एजुकेशन एज पर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा भी इंटरेस्ट है वो चाइल्ड का, उस तरीके से उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। इम्पैसिस ऑन लर्निंग बाई डूइंग, उनको करने दो खुद से एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद वो सीखेंगे, इस तरीके से कुछ लर्निंग उनकी होनी चाहिए। फ्रीडम फॉर चाइल्ड विच मीन्स प्रोवाइडिंग फ्री इन्वायरमेंट टू अचीव मोर थ्रू एफर्ट्स। देखिए एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, एक फ्रीडम देना चाहिए चाइल्ड को, ताकि वो जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अपने एफर्ट से अचीव करें, ना कि हर चीज़ पे अब बताते ही रहो कि यहाँ पे गलत है यहाँ पे सही है, इस टाइप से नहीं। उनको खुद एफर्ट्स डालने दो, उसके बाद वो जैसा भी चाहते हैं वैसा होगा। नेक्स्ट कुछ रोल बताए हुए हैं उन्होंने टीचर के, जो कि टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक किसी भी लर्नर की लाइफ में। तो टीचर शुड बी गाइड एंड फिलोसोफर, गाइड होना चाहिए उसको एक, और एक अच्छा फिलोसोफर भी होना चाहिए। एंड टीचर शुड शो द अप्रोप्रिएट पाथ टू लर्नर्स, जो अप्रोप्रिएट पाथ है वो लर्नर्स को उसे दिखाना चाहिए, और उसको अचीव करने के मेथड्स भी बताने चाहिए। टीचर शुड मेक लर्नर्स क्यूरियस टू देयर गोल, टीचर जो है उसको बताना चाहिए कि किस तरीके से उसका गोल जो है वो कैसे वो रहेगा, या फिर उसके लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी चाहिए लर्नर के अंदर। और कंपेयर टीचर विद गार्डनर, उन्होंने एक टीचर को गार्डनर के से कंपेयर करा हुआ है। जिस तरीके से एक बगीचे में गार्डनर होता है, वो अपने फूलों को, पेड़ों को पूरा पानी देता है और सीधा करता है, उसी तरीके से एक टीचर भी होता है जो बच्चों को सिखाता है और उनको एक सही रास्ता दिखाता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अरबिंदो के थॉट्स ऑन मोरल फ्रीडम। जो मोरल फ्रीडम है, मोरल फ्रीडम पे अरविंदो के आइडियाज़ देख लेते हैं। मोरल फ्रीडम की बात कुछ इस तरीके से करते हैं अरविंदो, लाइक जो भी ह्यूमन है उनका चीफ कैरेक्टर है अपवर्ड अर्ज टू डिवाइन, मतलब डिवाइन प्राप्त करना, डिविनिटी को प्राप्त करना उनका अल्टीमेट गोल होता है। और ये जो डिविनिटी है, जो डिवाइन जगह है, ये इसको अचीव करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हमें फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम, मेरे सोल को फ्रीडम होनी चाहिए, हमें फ्रीडम होनी चाहिए। और ये जो फ्रीडम है वो कहाँ से आएगी? नेशनहुड इज़ प्राइमरी कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। अगर हमारे पास नेशनहुड ही नहीं होगा तो कैसे हम फ्रीडम की बात कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें अपने ये नेशनहुड को अचीव करना चाहिए, उसके बाद जो भी हमारा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है हमें उस तरफ देखना चाहिए।
विदाउट पॉलिटिकल फ्रीडम द सोल ऑफ मैन इज क्रिपल्ड। जो ये अगर हमारे पास जो हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम है वही नहीं होगा तो हमारी सोल जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर हम ही नहीं फ्री, लाइक जो ये लास्ट वाला जो ये आइडिया एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन फ्रीडम है, तो इसके लिए मैटर की एक ज़रूरत होती है और हम एज अ मैटर खुद को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारी सोल हमारी तरफ से जाके हमारे थ्रू जाके एक लिबरेशन पाती है। तो अगर ये जो मैटर है, ये जो हम हैं, वही नहीं लिबरेट होंगे तो हम किसी सोल को कैसे लिबरेट कर सकते हैं। तो बाद में ये डिवाइन वाला स्पिरिचुअल आइडियाज़ बाद में हम देखेंगे। पहले हमें अपना नेशनहुड अचीव करना चाहिए, अपना फ्रीडम अचीव करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु बताते हैं कि जो कॉलोनियल पीपल हैं उनके लिए कोई नॉबलेस्ट गोल है, अगर कुछ वो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उन्हें स्वराज अचीव करना चाहिए, क्योंकि स्वराज जो है उससे हमें फ्रीडम मिलेगा। और क्योंकि देखिए जो हम पे राज कर रहे हैं सिर्फ वो गलत नहीं कर रहे हैं, जो हैं जो कि उनसे दबे हुए हैं, हम भी गलती कर रहे हैं कि हम उनके दबाने से हम दब जा रहे हैं। इस टाइप से इनके थॉट्स थे कि हमें अपने डिफेंस में हमेशा उठना चाहिए और अपने फ्रीडम की बातें करनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई हमें अगर मार रहा है तो हम सहते रहें। अगर कोई बुरी तरीके से हमको मार रहा है, ट्रीट कर रहा है एक एक बैड तरीके से, तो हमें उसे जवाब देना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने अल्टीमेट गोल बताया सभी का, और वो बताया कि वो स्वराज है, वो एक डिवाइन एंटिटी है जो स्वराज है। एंड आइडिया इट्स एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन मैटर। ये बहुत ही बड़ा कोट हुआ करता था। इन्होंने एक अपने स्पीच में बताया हुआ था कि आइडिया एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द मैटर। और इसी तरीके से नेशन भी खुद को मैटर में एक्सप्रेस करता है। इसी तरीके से जो सोल है वो भी खुद को मैटर में एक्सप्रेस करती है। इस वजह से हम जो मैटर हैं वो हमें इन सब की भलाई किस चीज़ में है, वो चीज़ हमें ढूंढनी चाहिए, यानी कि हमें हमेशा हमारा फ्रीडम ढूंढना चाहिए। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो अरबिंदो ने जो आइडिया दिया है नेशनलिज्म का, वो कल्चरल नेशनलिज्म है। यानी कि जो हमारा इंडिया है ये एक सिर्फ जोग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, नॉट मैरली अ पीस ऑफ लैंड। ये एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, ये एक डिवाइन एंटिटी है। ये इन्होंने एक कल्चरल नेशनलिज्म की बात करी है और उस तरीके से बताया कि ये एक डिवाइन एंटिटी है इंडिया, और ये सनातन और इम्पेरिसिबल है, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं करी जा सकती, इस टाइप की है। और इनकी वजह से ही इन्होंने ही इंडिया का इनकारनेशन करा, यानी कि एक अवतार बताया, एक एक्सटर्नल फोर्स बताया और एक डिवाइनली अपॉइंटेड शक्ति बताया, जो कि हमें जो कि भगवान द्वारा भेजी गई है हमारे पास हमारी रक्षा के लिए। लेकिन क्या हो गया है, अब इंडिया को क्या हो गया है, उसको किसी और ने अरेस्ट कर लिया है, तो हमें इस इंडिया को छुड़ाना है। कुछ इस तरीके से कल्चरल नेशनलिज्म की बातें करते हैं। और ये जो इन्होंने इनकारनेशन करा एज ए गॉडेस के तरीके से इंडिया का, क्योंकि वो जो अवतार बना भारत माता, वो कुछ इन्हीं के ही इसी आइडियाज से मिलके बना। भारत माता का आइडिया बिपिन चंद्र पाल ने दिया था इन विराट पुरुष में, और या फिर अरबिंदो घोष ने दिया अपनी जो भी वर्क्स हैं उनमें। सेम यही चीज़ें विपिन चंद्र पाल ने भी डिस्क्राइब करी हुई हैं, जैसा कि विराट पुरुष में है, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। यही आइडियाज़ हैं नेशनलिज्म के। फिर उसके बाद पैसिव रेसिस्टेंस की बात करते हैं अरबिंदो घोष। पैसिव रेसिस्टेंस क्या होता है, एक तो होता है एक्टिव रेसिस्टेंस, जिसमें कि राइट्स होते हैं, एसोसिएशन होता है, कई सारे लोग सड़कों पे उतर आते हैं और स्ट्राइक्स करते हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। बट जो अरबिंदो हैं वो बोलते हैं कि हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना समय इन सब चीज़ों में बेकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो आर्म्ड रिवॉल्ट होते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उनको कभी फेवर नहीं करा कि हमें वायलेंस के तरीके से कुछ करना चाहिए। उन्होंने नहीं करा, क्योंकि उनको पता था कि हम तो इतने मजबूत हैं नहीं किसी भी तरीके से, इकोनॉमिक मीन्स से, या फिर वो जो भी तलवार है या फिर जो गन्स हैं उनके पास, उन लोग स्ट्रैटेजिक तरीके से भी हमसे मजबूत हैं, इकोनॉमिक तरीके से भी हमसे मजबूत हैं। इसलिए ये सब चीज़ें करके हम कभी जीत नहीं सकते हैं उनसे। ये एक्टिव मीन्स अपनाकर अगर वो अपने एक्टिव मीन्स पे उतर जाएंगे तो हम कहीं कोई नहीं बचेगा, यहाँ पे सब मारे जाएंगे। इस वजह से उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस का तरीका लोगों को बताया। अब ये पैसिव रेसिस्टेंस क्या है, उन्होंने बताया कि ये जो एलियन रूल है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है, इनसे हमें एक मीन्स ऑफ डिफेंसिव रेसिस्टेंस ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें कि हमें चीज़ों को बाइकआउट करना शुरू कर देना चाहिए, और अपने अलग से स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस जो भी चीज़ें हैं ब्रिटिशर्स के, जिनसे वो पैसे कमा रहे हैं या फिर जिनसे वो अपना चला रहे हैं, ये कंपनी चला रहे हैं, उन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए हमें उसका अल्टरनेटिव खड़ा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स कोई वो एक स्कूल चला रहे हैं
ओके, स्कूल चला रहे हैं ब्रिटिशर्स, हमको भी स्कूल खोलना चाहिए और अपने बच्चों को उसी में भेजना चाहिए। नेक्स्ट, उन हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमें भी हॉस्पिटल चलाना चाहिए और अपने जो भी बीमार लोग हों उनको उस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, अपने हॉस्पिटल में, ना कि उन ब्रिटिशर्स के। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जैसा भी ब्रिटिशर्स का है वैसा सेम हमको खड़ा कर देना चाहिए और उसको अपने लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि हम जाके उन पे डिपेंड रहें उनकी चीज़ों पे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी डिपेंडेंसी उनसे हटेगी और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो टूटेगी और उनका जो उनका ये सब कुछ इस तरीके से वो पैसे अर्न कर रहे हैं वो भी उनका टूटेगा, वो भी एक तरीके से उनके पास से हटेगा। और ये सब चीज़ें तो इसमें से कुछ चीज़ें कांग्रेस कर रही थी, लाइक कांग्रेस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रही थी, वो बाइकॉट के मामले में थी, लाइक गांधी जी कह रहे थे कि बाइकआउट करो चीज़ों के। लेकिन उन ये पैरेलल वाली चीज़ें नहीं कर रहे थे, वो स्कूल्स भी ओपन कर रहे थे, पर उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स वाला स्कूल ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे बड़े लोग जो हुआ करते थे, जो थोड़ा प्रिंसली बिलोंग करते थे, उन क्या करते थे अपने बच्चों को उस उन्हीं ब्रिटिशर्स के ही स्कूल्स में भेजा करते थे और जो ज़्यादा गरीब हुआ करते थे वो अपने इंडियंस स्कूल में पढ़ा करते थे। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए कि सब एक साथ रहे, जो भी हमारा नेशनहुड है वो एक साथ आए, इस वजह से उन्होंने अल्टरनेटिव पैदा करने के लिए बोला, एक पैरेलल सी चीज़ लाने को बोला। एंड नेक्स्ट फिर वो बताते हैं कि ये जो वायलेंट टेक्निक है, इस तरीके से हम कभी जीत नहीं सकते हैं। और अगर हम अब वायलेंट टेक्निक अपनाएंगे नहीं, तो ब्रिटिशर्स अगर हम पे वायलेंट टेक्निक अपनाएंगे तो हम एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले वायलेंट हो जाएंगे और बाद में ब्रिटिशर्स होंगे तो वो लीगल प्रोसीजर के लिए जाएंगे, बट लीगल प्रोसीजर हमारे लिए महंगा हो जाएगा। इसलिए पहले हम ऐसे बॉयकॉट वाला टाइप अपनाएंगे और फिर ब्रिटिशर्स वायलेंट होंगे और फिर हम लीगल प्रोसीजर अपनाएंगे। नेक्स्ट बताते हैं कुछ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में अरबिंदो बताते हैं, जिसमें उनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं महात्मा गांधी से। उन्होंने क्या बोला कि सोशियो फंक्शनल कैटेगरीज होनी चाहिए। कास्ट जो है वो सोशियो फंक्शनल कैटेगरी है, जिसका कोई भी बर्थ और हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इस टाइप का उन्होंने बताया। ही वॉज नॉट रॉन्ग and oppressive from beginning, but over the period of time he started supporting the principles of inequality। वो स्टार्टिंग में तो ऑप्रेसिव फॉर्म के और जो भी रॉन्ग तरीका चल रहा है, लाइक ये शूद्रास को अलग ट्रीट करने का, दलित्स को अलग ट्रीट करने का, इसके खिलाफ हुआ करते थे। बट लास्ट में कुछ वो इनइक्वलिटी को, प्रिंसिपल्स को पर वो सपोर्ट करने लगते हैं। और उनका ये मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही हिंदुइज्म में, अगर हम एक ही धर्म के होके, एक ही रिलीजन के होके, हम अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे कुछ लोगों को, तो ये हमारा खुद का ही टूटता जाएगा नेशन। और इस तरीके से हमको नहीं देना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको B.R. अम्बेडकर काफ़ी ज़ोरों शोरों से जिसकी मांग कर रहे थे, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ हुआ करते थे अरबिंदो। तो ये कुछ थॉट्स थे अरबिंदो के, जो कि मैंने एक लेक्चर में कंपाइल करने की कोशिश की है। वैसे हम किसी के भी थॉट्स को एक छोटे से लेक्चर में तो कंपाइल कर नहीं सकते, बट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने अरबिंदो घोष के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब हमने डिस्कस कर लिया। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम वीर सावरकर को डिस्कस करेंगे। और अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नए अपडेट्स मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।